जय श्री रॉय हिंदी कथा जगत का एक चमकता हुआ नाम है। उनका पाठक वर्ग बहुत विस्तृत है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी स्वप्नदंश, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। थोड़ी देर पहले आईने सी चमचमाती पहाड़ की चोटी एकदम से बादलों की स्याह भारी परतों से घिर गई थी और फिर पानी उतरा था तेज धार में, मोटी मोटी सघन बूंदों की मटमैली चादर। पलक झपकते कई पहाड़ी नाले जादू की तरह यहाँ वहाँ से फूट निकले थे। हवा की गति इतनी तीव्र थी कि लग रहा था देह से सर गिरा देगी। सांस लेना भी कठिन लग रहा था। पूरा पहाड़ सनसनाती चिंगाड़ती हवा की धमक से भर गया था। इसके साथ उतर आया था काले धुएं सा पारदर्शी अंधकार। शाम देखते देखते घिरी थी। सघन ताज़ा हरियाली थोड़ी देर में काही रंग में तब्दील हो गई थी। आतसी पूरी तरह भीग गई थी। साथ में छतरी या रेनकोट कुछ भी नहीं। पहाड़ के मौसम के बारे में जानती है, फिर भी इस तरह निकल आई, वो भी शाम घिरने से ऐन पहले। श्यामल उस समय सो रहा था। उसे भी नहीं बताया कि निकल रही है। फ़ोन जानबूझकर गेस्ट हाउस में छोड़ दिया। बस खुद को पीछे नहीं छोड़ पाई। ढोकर लाना पड़ा। इस रूह को जिस्म इस तरह लगा है कि मन की बात बस ये थी कि वो खो जाना चाहती थी, कुछ इसी तरह। मगर अब घबराहट हो रही है। आसपास के सारे लोग बारिश के साथ ही जाने कहाँ दृश्य हो गए। एक मोटे स्याह कंबल से आपात मस्तक मुड़ा हुआ सारा पहाड़ी परिदृश्य, तेज हवा और गरज के साथ एक सार बरसता पानी और तीखी घाटियों से उमड़ घुमड़ कर उठते बादलों के अनवरत रेले। वो टटोल टटोल कर चलती रही थी, जाने किस तरफ। इस निविड़ अंधकार के जंगल में चुपचाप खड़ा नहीं रहा जा सकता था। याद है, आते हुए मुख्य सड़क से वो एक सकरी पगडंडी पर उतर आई थी, मगर अब कुछ समझ नहीं आ रहा। दिशाएं गडमड हो गई हैं। हर तरफ अंधकार की ऊंची घनी दीवारें और पानी का तेज शोर। शायद पास ही कोई झरना या नाला बह रहा है। दूर कहीं घाटी में गिरते पानी की धमक हर तरफ छाई हुई है। इस आंधी तूफान और पूरी देह में सांप की खाल से लिसलिसाते डर के बीच आतसी को अपना पुराना सपना याद आता है। कुछ खो जाना चाहती थी, हमेशा से, ठीक जैसे आज। व्यवस्थित जीवन जिसमें सब कुछ तय हो, सुनिश्चित और सुरक्षित, उसे उबाता था। मगर विडंबना ये कि उसे हमेशा यही मिला। सब कुछ थाल पर परोसा सजा हुआ, एक पिक्चर परफेक्ट जीवन। वो सबकी प्रिय है, जिधर देखो प्यार। संपन्न माँ बाप की इकलौती संतान, सुंदर, पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल। फिर श्यामल, उसका पति, दोनों हाथ से प्यार लुटाने वाला। कोई अभाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। वही पिक्चर परफेक्ट जीवन। वो ऊब गई, प्योर बोर। अभाव से इच्छाएं जन्मती हैं। उसके पास कोई इच्छा नहीं। कुछ मांगने से पहले ही उसे सब मिल जाता है। वो अक्सर अपने आलीशान बंगले की खिड़की पर खड़ी आते जाते लोगों को देखकर सोचती है, भूख का स्वाद, दुख का रंग कैसा होता है। टीवी अखबार में कैसा घमासान मचा है। लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। वो चांद के हिंडोले पर बैठी है। एक बार अपनी चप्पलें उतार कर ज़मीन पर पाँव रखना चाहती है, चलना चाहती है ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर। अपनी सोच में डूबी उसने अचानक महसूस किया था, बारिश जाने कब रुक गई है। अब बस हल्की झींसी पड़ रही है। पूरा जंगल झींगुरों की आवाज़ से भर गया है। बादलों के पार कहीं चमकते चांद की मध्यम रोशनी में घाटियों में लाखों जुगनू जल बुझ रहे हैं। उनकी तरफ देखते हुए आतसी को अपना डॉल हाउस सा सजा हुआ घर याद आता है। मन में वर्षों से मोटी काई की परत सी जमी ऊब और पसरती है। पिंजरे को कभी किसी पंछी ने अपना घर माना है। आकाश का शून्य ही उसका आखिरी ठौर है। उसके कंधों पर भी दो पंख थे, किसी ने देखा ही नहीं। आज पहली बार वो अपने आकाश में आई है, जमीन पर उतरी है। वो खो गई है, भयभीत है। उसका कोई घर नहीं, आश्रय नहीं। उसे भूख लगी है, थकान है। इट्स लाइफ। आज वो इच्छा कर सकती है, सपने देख सकती है, कुछ मांग सकती है। वो अपने ठंड से शून्य पड़ गए हाथों को आपस में रगड़ती है, जाने भय से कि खुशी से। उसकी देह में अनायास झुरझुरी फैल जाती है, जैसे कोई नागिन अभी अभी उसे डस कर पलट गई हो।
इसे रोमांच कहते हैं। सामने कोई गांव था शायद, 8-10 घर बिखरे और बेतरतीब, म्लान चांदनी में गुम और ऊँघते हुए से, जैसे अपने पंखों से मुंह छिपाए भीगे क्लांत पंछी। पहले घर का दरवाज़ा आतसी ने संकोच के साथ खटखटाया था। उसी के झरोके से रोशनी दिख रही थी, शायद भीतर कोई जगह हो। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था और उसकी बात सुनकर दरवाजे के एक तरफ सरक कर उसे भीतर आने दिया था। भीतर घुसकर आतसी ने उस आदमी को ताक पर जल रही मोमबत्ती की पीली रोशनी में ठीक से देखा था। एक खूब लंबा चौड़ा गहरा सांवला आदमी, सिगरेट से जले हुए होंठ, कंधे तक लंबे उलझे बाल पोनीटेल में बंधे हुए, उम्र 35-40 के आसपास। बहुत बेरुखी से कहा था, वो यहाँ अकेला रहता है, अगर इस बात से उसे कोई आपत्ति ना हो तो रात को वहाँ ठहर सकती है, मगर अलग सुबह उसे जाना पड़ेगा क्योंकि मुंह अंधेरे उसे शिकार के लिए निकलना है। सुनकर आतसी उल्टे पांव लौट जाना चाहती थी, मगर बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई थी। इस आंधी पानी में जाए भी तो कहाँ, उसके पास चुनने का विकल्प नहीं। कुछ सोच कर वो ठहर गई थी। उस आदमी ने बिना और कुछ कहे कमरे में बिछे एक तख्त पर बिस्तर डाल दिया था और एक मर्दाना कुर्ता थमाते हुए उसी बेरुखी से कहा था, अगर बाथरूम जाना हो तो पीछे के बरामदे में दाहिनी तरफ है। बिना कुछ कहे उसने उसके हाथ से कपड़ा ले लिया था। इन भीगे कपड़ों में कुछ देर और रही तो हाथ पैर जम जाएंगे। बाथरूम से लौटते हुए उसने कोने में रखे टेबल पे एक औरत की तस्वीर देखी थी। शक्ल, सूरत और पहनावे से कोई आदिवासी लग रही थी। बगल में एक बच्चा भी था। शायद उसकी सवालिया नज़र को समझकर उस आदमी ने अचानक बदली आवाज़ में कहा था, ये मेरा परिवार अब नहीं है। आतसी ने सुनकर कुछ नहीं कहा था, पूर्ववत देखती रही थी। उसने फिर कुछ रुक कर कहा था, कोई नरभक्षी उठा ले गया इन्हें ऐसी ही एक रात में। तराई की तरफ से उठाया था, सुना। फिर एक दक्षिण की तरफ वाली गुफा के आसपास देखा गया है, कुछ मवेशी भी गायब हुए हैं। सुनकर आतसी सेहरी थी, यहाँ आदमखोर भी हैं। वो मुड़कर अपने काम में लग गया था। अक्सर तराई के जंगलों से उठाते हैं, अब तक कितनों को मार चुका हत्यारा है ये जंगल। भीतर ही भीतर थरथराती वो चुपचाप बैठकर उसे सामने के बरामदे में अपनी बंदूक साफ करते हुए देखती रही थी। ये एडवेंचर तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। उधर बात खत्म करते ही जैसे वो उसकी उपस्थिति एकदम भूल चुका था, उसकी तरफ पीठ फेरकर तल्लीनता से अपने काम में लग गया था। जाने कितनी देर बाद आतसी ने डरते हुए कहा था, सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया था, अपने काम में पूर्ववत लगा रहा था। आतसी धीरे धीरे अपमान और गुस्से से भर उठी थी। ऐसी भी क्या बेरुखी, एक मेहमान से पानी के लिए पूछने की भी तमीज़ नहीं। अपना काम खत्म कर उसने चीज़ें समेटी थीं, फिर अंदर से एक सूखी रोटी और कटोरे में थोड़ा मधु ले आया था। घर में कुछ नहीं, अगर ये खा सकूँ तो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही आतसी ने उसके हाथ से रोटी झपट कर खाना शुरू कर दिया था। तो भूख इसे कहते हैं। रोटी का स्वाद ऐसा होता है। उसे इस तरह खाते हुए देख वो कुछ देर देखता रहा, फिर बाहर के बरामदे में बिछी एक बेंच पर जाकर लेट गया। मुझे सोना होगा, सुबह उठना है। पानी अब भी बरस रहा था। तेज हवा के साथ छींटें छोटे से बरामदे में दूर तक आ रही थीं। आधा बरामदा गीला था। बिजली चमकती तो उस आदमी की चौड़ी पीठ किसी इस्पाती ढाल की तरह कौंध उठती। उस तक भी पानी आ रहा होगा, इस तरह बिना बिस्तर चादर के लगभग भीगते हुए। उसने खुली खिड़की से देखते हुए संकोच के साथ कहा था, बरामदे में पानी आ रहा है, आप कैसे सोएंगे, अंदर आ जाते। सुनकर वो मुड़ा था। मोमबत्ती की सुनहरी लौ उसकी पुतलियों में कौंध गई थी। हर हाल में, हर अभाव में जीना मुझे उस वनकन्या ने सिखाया था। आप यहीं के हैं? खुद को रोकते हुए भी आतसी ने पूछ लिया था। नहीं, दिल्ली का। तो लौटे नहीं, यहीं बस गए? यहीं इसी घर के पीछे मंदा और छोटू ज़मीन के नीचे सोए हुए हैं, उनको छोड़कर नहीं जा सका। कहते ही जैसे वो एक अजनबी के सामने खुद को खोलने के एहसास से सकपकाया था और झट से करवट बदल ली थी। कल सुबह मैं आपको मेन रोड तक छोड़ दूंगा। सुनकर जाने क्या घटा था उसके भीतर। तो प्यार ऐसा होता है। अब तक तो प्यार का अर्थ था उसके लिए कैंडल लाइट डिनर, फूल, चॉकलेट, खूबसूरत कार्ड्स। वो लेट तो गई थी,
मगर निश्चिंत होकर सो नहीं पा रही थी। अजनबी माहौल का डर भीतर कहीं बना हुआ था, फिर चिंता भी। उसके न लौटने से श्यामल पर क्या गुजरी होगी। सारा शहर सर पर उठा लिया होगा, घर भी फ़ोन किया होगा, हो सकता है मम्मी पापा यहाँ आने के लिए निकल पड़े हों। उसने आधी से अधिक जल चुकी मोमबत्ती की कांपती लौ में कोने में रखी उस औरत की तस्वीर को एक बार फिर देखा था, जिसका नाम शायद मंदा था। अनायास उसे उस साधारण औरत से ईर्ष्या सी हुई थी। कोई जोगी हो गया इसके लिए। क्या था उसके पास? न रूप, न रंग, न ऐश्वर्य। मगर वो एक बार मुड़कर फिर उस अजनबी की पीठ की ओर देखती है। ये दीवार उसके लिए है, उसके यानी आतिशी जिंदल के लिए। उसे अपनी प्रशंसा में झिलमिलाती आंखें याद आती हैं, सामने सजे फूलों के गुलदस्ते याद आते हैं, और साथ ही कांटे की कसक की तरह याद आती है सामने मुंह फेर कर लेटे हुए इस अजनबी की अवज्ञा, अवहेलना। क्या एक बार भी उसने उसे सराहना भरी नज़रों से देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने तो जैसे उसे नोटिस ही नहीं किया था। पहली बार भीतर कुछ दंश दे उठा था। एक औरत छटपटाई थी। शादी के बाद उसके सवाल के जवाब में श्यामल के कहे शब्द याद आए थे। तुम्हें क्यों पसंद किया? वेल, तुम आर्किटेक्ट, मैं सीए, परफेक्ट जोड़ी। फिर तुम्हारा ये आइवरी गोल्ड कॉम्प्लेक्शन मेरे बंगले के डेकोर से भी मैच करता है। श्यामल के आलीशान बंगले में सालों से वो उन आइवरी गोल्ड डेकोर के बीच किसी पोर्सलिन डॉल सी सजी हुई है। श्यामल गर्व से कहता है, यू आर माई ट्रॉफी, माई गोल्ड मेडल। कई बार उसके दोस्त मजाक कर चुके हैं, जब तुम अपनी मस्कारा लगी पलकें झपकाती हो तब समझ आता है तुम डॉल नहीं, जिंदा इंसान हो। श्यामल के प्यार की कीमती निशानियों से उसका कवर्ड भरा हुआ है, मगर मन? आज पहली बार आतिशी को एहसास हुआ सामान से सिर्फ स्पेस भरा जा सकता है, भीतर का शून्य तो पाताल कुआं सा अंतहीन पड़ा है। ये रात क्या उसे निश्शेष करने ही आई है? जलती बुझती मोमबत्ती की कांपती लौ में आतिशी जाने कितने अरसे पहले गुजर गई एक गरीब औरत का वैभव देखती है। उसका घर, हर तरफ यत्न से सहेजी रखी उसकी स्मृतियाँ, आईने पर चिपकी बिंदियाँ, खूंट से टंगे चूड़ियों के गुच्छे, सूखे आलता की शीशी, ना होकर भी किसी के जीवन में होना, इस तरह कि कुछ या किसी और के होने की गुंजाइश ही ना हो। अनायास उसके मन में अजीब सी चाह जगी थी। काश ये सब उसके पास भी होता। एक घर, एक मन, जिसकी हर दीवार पर उसके हाथों के छापे हों। जब वो ना हो तब भी बस वही हो। मोमबत्ती अचानक बुझ गई थी। आतिशी उठकर धीमे कदमों से चलकर बरामदे में आई थी, मानो नींद में हो, और फिर कुछ देर अनिश्चय किसी स्थिति में खड़ी रहकर उस अजनबी की पीठ पर हाथ रखा था। वो शायद जागा ही हुआ था। आतिशी के छूते ही जैसे उसे बिजली लगी थी। तेजी से उसका हाथ झटकते हुए उसने दूसरी तरफ करवट बदल ली थी। आतिशी कुछ देर स्तब्ध सी खड़ी रहने के बाद बरामदे की सीढ़ियाँ उतर गई थी। हरे जंगलों के बीच बनाए छोटे छोटे मटमैले टापू रात भर हुई बारिश की गवाहियाँ दे रहे थे। वातावरण में अब भी बूंदाबांदी हो रही थी। सफ़ेद स्लेटी बादलों के पीछे से जागती सुबह ने जैसे चारों दिशाओं को बैंजनी उजास से भर दिया था। वो आंखें बंद किए कुछ देर तक अपने जलते चेहरे पर पानी की ठंडी बूंदों को महसूस करती रही थी। क्षण भर को उसने पीछे मुड़कर घर के उस कोने की तरफ देखा जहाँ टेबल पर मंदा की तस्वीर थी। फिर मन ही मन कुछ बुदबुदाती हुई सामने सकरी पगडंडी की ओर चल पड़ी। तभी तेज आवाज़ के साथ सघन वन में बिजली चमकी थी। उसने देखा उस अजनबी पुरुष की उन्नत सांवली पीठ उसकी उपस्थिति से बेखबर अब भी किसी अभेद्य दीवार सी खड़ी थी। अभी जो आपने कहानी सुनी उसे लिखा था जयश्री रॉय ने। उनकी लेखनी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आशा है कहानी को आपने भी महसूसा होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।